बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के कोलकाता के एक कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वहां पर उनके लिए बहुत कठिन हालात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट रहना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। भागवत ने कहा कि हमें अपनी सीमा के भीतर जितना हो सके बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर के मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें कुछ करना चाहिए इसे लेकर के। हालांकि आरएसएस चीफ ने उम्मीद जताते हुए यह भी कहा है कि हो सकता है कि सरकार पहले से ही कुछ कर रही हो। बांग्लादेश के साथ ही मोहन भागवत ने बंगाल की भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में हिंदू समाज एकजुट हो जाए तो हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है। फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। देखिए, बांग्लादेश में हालात एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। बांग्लादेशी आवाम अपने ही देश को बर्बाद कर रही है। जगह जगह तोड़फोड़ और हिंसा हो रही है। घरों, इमारतों, दफ्तरों को फूंक दिया गया है। भीड़ ने एक हिंदू युवक को भी हत्या कर उसे जिंदा जला दिया। और इस बीच खबर यह भी है कि कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के नेता के घर को भी जला दिया, जिसमें उनकी 7 साल की बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में फिर से भड़की हिंसा के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शनिवार सुबह उपद्रवियों ने पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता बिलाल हुसैन के घर को आग के हवाले कर दिया। इस हमले में घर में सो रही 7 साल की मासूम बच्ची की जलकर मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलसे। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह हमलावरों ने पहले बिलाल हुसैन के घर के दोनों दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। इसके बाद पेट्रोल डालकर पूरे घर में आग लगा दी। उस वक्त घर में पूरा परिवार सो रहा था। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। खुद बिलाल हुसैन भी झुलस गए और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि दोनों बेटियों को बेहतर इलाज के लिए ढाका रेफर किया गया। बांग्लादेश में इंकलाब मंच के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुई हिंसा बढ़ती जा रही है। शनिवार को ढाका में हादी के अंतिम संस्कार के बाद भीड़ ने संसद पर हमला करने की कोशिश भी की है। हादी को दफनाने के बाद भीड़ ने नारेबाजी करते हुए संसद की तरफ मार्च किया और परिसर में घुसने की कोशिश की। इससे ढाका में अगस्त जैसे हालात पैदा होने का अंदेशा बन गया, जब शेख हसीना के खिलाफ सड़क पर उतरे युवाओं की भीड़ ने संसद परिसर में जमकर उत्पात मचाया था। अधिकारियों ने बताया कि हालात को बिगड़ता देख सुरक्षा बलों ने दखल दिया और मार्च को रोका। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया। संसद में किसी नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था के बीच शरीफ उस्मान हादी को दफनाया गया। हादी के अंतिम संस्कार में 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल बकार उस जमा संसद भवन परिसर के साउथ प्लाजा में इंकलाब मंच के हादी के जनाजे की नमाज में शामिल हुए। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में राजकीय शोक घोषित किया गया।
उस्मान हादी का शव ढाका पहुंचने के बाद आंदोलनकारी हिंसक हो गए और उदीची संस्था के कार्यालय को जला दिया। ये संस्था कट्टरपंथियों के विरोध में काम करती है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हत्यारों को ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करने वाले आरोपियों ने अदालत में हत्या के मुख्य आरोपी फैजल करीम के भारत भागने का दावा किया है। इधर भारतीय सेना भी एक्टिव है और बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए है। वहीं बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की भीड़ द्वारा की गई हत्या के विरोध में त्रिपुरा के अगरतला में सनातनी हिंदू सेना ने प्रदर्शन किया। बिहार के दरभंगा से लेकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और जम्मू तक हिंदू संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में भड़की आग और हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूज 18 के सवाल का जवाब देते हुए बांग्लादेश के हालातों पर संज्ञान लेने की सलाह दी है। हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा का असर भारत तक भी दिख रहा है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने उच्चायोग के आसपास अतिरिक्त बल तैनात किया है और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। हालात पर दोनों देशों की नजर है। फिलहाल बांग्लादेश में डर और तनाव का माहौल है और लोग शांति की बहाली की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के लिए अगला सबसे बड़ा चैलेंज है पश्चिम बंगाल। अगले साल की अगर हम बात करें तो अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए बीजेपी ने अपना प्लान लॉन्च कर दिया है। बंगाल के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति, आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बिहार ने जंगल राज को नकार दिया है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। बंगाल को निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं है। जब एनडीए गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई चुनौती नहीं रहती है। बंगाल विजय के लिए बीजेपी का नवीन प्लान। बंगाल के भद्रलोक पर बीजेपी का फोकस। बौद्धिक वर्ग को पाले में लाने की रणनीति। 2026 के चुनाव में बीजेपी का मिशन 200। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नवीन प्लान लॉन्च हो गया है। शीतकालीन सत्र के खत्म होने के ठीक बाद पीएम मोदी ने नादिया का दौरा किया और अब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बंगाल विजिट का प्रोग्राम लॉक हो गया है। मतलब बजट सत्र के पहले बीजेपी के सभी सीनियर लीडर बंगाल का दौरा करने वाले हैं। खबर है कि बीजेपी इस बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने का फैसला। आगामी बजट सत्र में बंगाल के लिए विकास का मॉडल और घुसपैठियों के खिलाफ एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर बंगाल के चुनाव में उतरेगी। दरअसल ये समझना बहुत जरूरी है कि नितिन नबीन क्यों बंगाल विजय प्लान के खांचे में फिट बैठते हैं। दरअसल एनडीए ने जो बिहार में चुनावी जीत हासिल की थी, उसमें एनडीए का जो चुनाव प्रचार अभियान था उसको प्लान किया था नितिन नबीन ने। पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि अब इसी कौशल के तहत बंगाल में भी रणनीति बनाई जाएगी और पार्टी जो लगातार वहां पर सत्ता में काबिज होने का प्लान कर रही है, उसे इस प्लान के आधार पर सफलता जरूर मिलेगी। खबर है कि बिहार में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने बंगाल के शहरी, ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों के लिए अलग अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरने का प्लान तैयार किया है।
जिसकी तैयारी खुद कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की देखरेख में होगी और इस रणनीति के केंद्र में होगा बंगाल का भद्रलोक वाला वोट बैंक। देखिए, नितिन नवीन जी सौभाग्यशाली हैं। नितिन नवीन जी के नेतृत्व पर श्यामा प्रसाद की भूमि पर श्यामा प्रसाद का सरकार बनेगा। तो हम लोग बचपन से नारा लगाते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर तो हमारा है ही, लेकिन इतना दिन बंगाल का सरकार हमारा नहीं था। आज बंगाल में जो लोकतंत्र का हत्या हो गया, उसको रास्ते पे लाने के लिए, श्यामा प्रसाद का सरकार बनाने के लिए ये नितिन नवीन का नियुक्ति इस संगठन में नया जान फूंक दिया। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर बंगाल में अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन अब 2026 में बीजेपी का लक्ष्य 200 से ज्यादा सीटें जीतने का है। बंगाल की राजनीति में जाति, संस्कृति और बौद्धिक वर्ग यानी भद्रलोक की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और नितिन नवीन की नियुक्ति को जानकार बंगाल के लिए मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, क्योंकि उनकी कायस्थ जाति बंगाल के भद्रलोक से सीधे जुड़ती है। बंगाल में 15 से 20% वाला भद्रलोक वोट निर्णायक होता है। बंगाल में कायस्थ समाज की आबादी 27 लाख से ज्यादा है। बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में कायस्थ समुदाय फैला हुआ है। कायस्थ समुदाय बंगाल का संपन्न और प्रभावशाली समुदाय माना जाता है। दरअसल नवनियुक्त बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन कायस्थ समाज से ताल्लुक रखते हैं और इस समुदाय की मौजूदगी पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है। न केवल यह प्रभावशाली है, बल्कि अन्य समुदाय के मतदाताओं को भी प्रभावित करने का यह समुदाय मादा रखता है। तो अब सबसे पहला जो नितिन नबीन का टेस्ट है, यह बंगाल में है और पार्टी रणनीतिकारों के मुताबिक इसी स्ट्रैटेजी के तहत उनकी नियुक्ति की गई है। एक तो शहरी इलाके में जो कायस्थ मतदाता है उनको साधने की कोशिश है, दूसरा उनके जरिए सीमावर्ती इलाकों में जो मतदाता है उनमें भी पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी। कायस्थ समुदाय बंगाल की राजनीति में क्या रसूख रखता है, ये भी समझिए। आजादी के बाद कायस्थ समाज से आने वाले ज्योति बसु 23 साल और कायस्थ समाज से आने वाले विधान चंद्र रॉय 14 साल तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियां भी कायस्थ समाज से ही आती हैं। माना जाता है कि बंगाल के इसी भद्रलोक में जो माहौल बनता है, बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। मैं भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष था पश्चिम बंगाल में और उन्होंने जीएस था, तो बहुत अच्छे हुआ। एक युवा के साथ पश्चिम बंगाल युवा पूरा एक होते लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर सकते हैं, जो युवा है युवा को साथ में लेके लड़ेंगे। तो हमारा प्रेसिडेंट भी युवा है, हम लोग उनके साथ पूरा पश्चिम बंगाल 2026 में हम लोग तृणमूल सरकार को हटाएंगे। हालांकि बीजेपी के लिए 2026 में चुनौतियां कम नहीं है। राज्य का करीब 27% मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी के पक्ष में है। ऐसे में हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में एकजुट कर पाना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। जानकारों के मुताबिक बंगाल के लिहाज से नितिन नवीन की सॉफ्ट इमेज बीजेपी के पारंपरिक हिंदुत्व चेहरे से अलग है और वो ममता बनर्जी के भावुक स्टाइल का काउंटर कर सकते हैं। और फिलहाल वक्त हो चला एक